तो चलिए आज देखते हैं एक नया टॉपिक, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले उस पार्ट पे पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एसिडिटी बेसिडिटी, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर को समझने के लिए, बेसिक कैरेक्टर को समझने के लिए, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो भी पार्ट हम पढ़ेंगे ना उनका एप्लीकेशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पिछली क्लास तक हमने रखी थी कि स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, जाकर आप देख लीजिए रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला पार्ट, रिएजेंट वाला पार्ट, ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक कर पाएंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लेंगे तब, ठीक है। या फिर हमारे पास दो एसिड्स दिए जाएँ, ऑर्गेनिक वाले एसिड्स, ठीक है, या फिर बेस दिए जाए, तो उनमें कैसे हम डिफरेंस कर पाएंगे कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, या फिर कौन सा अपना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना, या फिर वीक एसिड वीक बेस। तो इन सभी चीज़ों का जो कंपैरिजन होता है वो इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले पार्ट को पढ़ने से ही समझ में आता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का हमें आइडिया रहेगा तो हम डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स का यूज़ करके हम एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट ना अपने 12th क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी वो नहीं आने वाला है, तो ये वाला पार्ट हम बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम जो पार्ट करने वाले हैं वहाँ से हम एप्लीकेशंस देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, कि कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, है ना, हम पढ़े थे फ्री रेडिकल, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। इस पे क्वेश्चन भी आएगा अपने, है ना, स्कूल एग्जाम में कि डिफरेंट टाइप के कार्बोकैटायन दे दिए जाएंगे। हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके स्कूल का भी कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। ठीक है, आपको उससे ज़्यादा ही आता है ना। तो इन सब की स्टेबिलिटी की बात हम लोग करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो जरा आप देखें इसमें तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हमारे पास होते हैं। तो पहले हम देख लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर उसमें हम कितना डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक या फिर प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, प्रॉपर आइसोमेरिज्म वगैरह, है ना, आईपैक वगैरह, है ना, तो हर चीज़ की वैरायटी है अपने पास, तो आप जाकर वहाँ पे देख लें। तो जो रेगुलर लोग हैं उन्हें पता है कि कितने डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं सभी चीज़ें, और एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो हमेशा की तरह थोड़ा सा मूड बनने में टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे। तो अगर हम बात करें कि सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक, या फिर इसी टॉपिक को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से भी हम इस वाले टॉपिक को समझते हैं, है ना। तो क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया। तो जरा देखो आप, है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, फिर बताता हूँ कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो देखिए कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। कई बार मैंने ये नाम लिया है कि अपने पास तो एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। अब आप इसको देख देख के परेशान हो जाओगे ना, सबस्ट्रेट बताया था मैंने, और दूसरा अपना रिएजेंट होता है। ठीक है, फिर अपने पास मैं बताया था कि आपको एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद अपना प्रोडक्ट बनता है। तो इसी को लेकर समझाते हैं हम लोग। तो मुझे बताया कि सबस्ट्रेट वो पार्ट है जिसपे कि रिएजेंट आकर अटैक करने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन होगी, हम किसी का मैकेनिज्म देख रहे होंगे, तब वहाँ पर रिएजेंट आके सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। ठीक है, एंड सबस्ट्रेट में जो भी ओल्ड बॉन्ड्स थे उन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, एंड बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जब ये इस पर अटैक कर रहा होगा ना, तो उसके बीच में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहे होंगे,
है ना, या फिर हम बोले तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लग रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ना हम तो पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या होता है, फिर रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक, कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो हमें पता है कि हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हम जैसे कि कर्व्ड एरो का यूज़ किए थे, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सी ये बात है कि जब भी हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं या फिर रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो वहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंस रखता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ। ठीक, तो जब भी रिएक्शन होगी, तो जब भी ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस हो रही होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड इन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स अराइज होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो फिर से वही बात कि सबस्ट्रेट पे रिएजेंट अटैक करेगा, अटैक करके ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, फिर इसके दौरान है ना जो भी कांड होगा, है ना, जो भी घटना घटेगी वहाँ पर कोई ना कोई इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, एंड उस इफेक्ट के थ्रू हम उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, बाद में इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से इफेक्ट लग रहे होंगे, है ना, वो कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स होंगे, या फिर वो क्या क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से रिएक्शन हो गई, तो वो सारे इफेक्ट हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, सारे इफेक्ट हम पढ़ेंगे, फिर इन इफेक्ट का एक एक करके एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से कई सारे इफेक्ट्स अराइज होते हैं अपने ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस में। उनकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक, अपने 11वीं में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, जो इसके पार्ट्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट है तो वही पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलो मैं आपको समझा दूँ ऐसे ही, है ना। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया, है ना, द इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू the effects arise, the effect ऐसे लिख दूँगा ना, the effect arises due to displacement of electron, displacement of electron कैसे अराइज होता है अभी बात करेंगे हम। तो द इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, देन those effects are known as, then those effects are known as इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही होंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो भी हमारे पास इफेक्ट अराइज होंगे उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनमें से कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनका क्या क्या एप्लीकेशन है, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले अभी तक डेफिनेशन लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हाँ ये लिखे जरा। ठीक है ना, तो ज़रा आप देखते हैं हम कि वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। इतनी देर से इफेक्ट चिल्ला रहे हैं हम, अब देखें जरा। अभी इसमें कई सारे टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसमें कि आपको इसके एप्लीकेशंस बेस्ड ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं। अपने 11th स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक, ठीक, जरा देखते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे डिटेल से। ठीक, हाँ जी। तो जो पहला टाइप है उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसको हम ऐसे बोल देते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं हम आई इफेक्ट, नाम वगैरह सुना होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट है ना, या फिर ऐसा ही हम बोलते हैं रेजोनेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसे हम बोल देते हैं आर इफेक्ट। आर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि हम टाटोमेरिज्म कुछ देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाटोमेरिज्म के लिए यही रेजोनेंस रिक्वायरमेंट है, मतलब कि आपको रेजोनेंस का आइडिया होना चाहिए और कार्बन आयन का आइडिया होना चाहिए। तो हम इंटरमीडिएट में कार्बन आयन तो पढ़ चुके हैं, आने वाले टाइम में हम रेजोनेंस भी पढ़ लेंगे, तो फिर हम बाद में फिर से टाटोमेरिज्म पे आएंगे एक बार फिर, मतलब कि आइसोमेरिज्म पे फिर से आएंगे। ठीक है ना। तो मैंने ये बोला कि सर रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर रेजोनेंस, जिसे हम आर इफेक्ट कहते हैं। ठीक, अब इस रेजोनेंस का एक भाई है जिसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं सर? एम इफेक्ट, है ना। फिर अपना आता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऐसे HC इफेक्ट, है ना, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। ठीक है। देन आवर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है जी, ये चीज़। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक। तो इन सभी इफेक्ट्स के एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। एप्लीकेशन कहाँ पर है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को लेकर, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनका एप्लीकेशन। अपने स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ना डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस आ जाएगी और उनके एग्जांपल्स क्या हैं एक आध दो, वो इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट के बाद इसका एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ लेंगे, फिर एक एक करके हम सभी चीज़ों को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप जरा समझिएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि हम केवल 11वीं पढ़ रहे हैं, मतलब लिखा है क्लास 11th, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम केवल 11th को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक अपने 12th के कहीं ना कहीं किसी पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जब मैं 12th का पार्ट पढ़ाऊँगा तब मैं बोलूँगा कि ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा ना 11th का पार्ट भी और साथ ही साथ 12th वाला पार्ट भी कवर होता जा रहा है, और कुछ पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी कवर हो रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस अपना किस पे है? अपने बोर्ड वाले पार्ट को लेकर। ठीक है, तो जरा आप देखिए, एंड ये हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ई इफेक्ट बोल देते हैं इसको हम लोग, इतना फेमस नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या फेमस है, कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, है ना, एंड किसे हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इनमें से जो ऊपर वाले हैं ना, ये है ना, इलेक्ट्रोमेरिक को छोड़ के ये सारे इफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक के हाइपर कॉन्जुगेटिंग तक, ये इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट, है ना, मतलब कि इंडक्टिव, रेजोनेंट, मेसोमेरिक, ये दोनों एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, इन्हें हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, मतलब कि जब भी रिएक्शंस होगी, अगर इन सभी इफेक्ट का जो भी थ्योरी है ना, जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर ये कहीं पर अप्लाई हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो ये परमानेंटली इफेक्ट लगे रहते हैं, मतलब कि इफेक्ट परमानेंट है
है ना, जब भी मॉलिक्यूल में ऐसी सिचुएशन बने कि इनमें से कोई इफेक्ट लग पा रहा हो तो वहाँ पर ये इफेक्ट हमेशा ही रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्पोररी इफेक्ट है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। कैसे कैसे होगा बताते हैं हम अभी, ठीक है। तो परमानेंट इफेक्ट है ऊपर वाले, मतलब ये हमेशा लगते ही हैं मॉलिक्यूल के साथ, कंपाउंड के साथ, लेकिन ये टेम्पररी है, ठीक। तो इतने सारे इफेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आएंगे। अब यही सारे इफेक्ट पढ़ते पढ़ते ना हमारे पास कम से कम 1, 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, मैं वो वाला बात भी कर रहा हूँ, है ना, जो कि 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में मैं वो बोल दूंगा कि ये 12वीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो कई सारे पार्ट हैं ना, रेजोनेंस वगैरह, ये सब 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी वगैरह देखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल से बात करते हैं। तो आज हम पढ़ लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक। तो पहले आप ऐसे नोट कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडक्टिव वाले पार्ट से, है ना। नोट करें इसको। हाँ जी, हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब एक एक करके डिटेल से बात करेंगे हम इस पर, इंडक्टिव पे बात करेंगे। पता नहीं कौन सा गाना गा रहे हैं सर जी, ठीक। तो सर स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, है ना, पहला इफेक्ट जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये नाम बहुत ही फेमस, इसको हम बोलते हैं आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं सर? आई इफेक्ट। हिंदी में इसका नाम है प्रेरक प्रभाव। तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है थोड़ा हम समझते हैं डिटेल से, ठीक। जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी ना, हम सभी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड से पढ़ रहे हैं। तो हमें एक बात पता है कि जो भी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स हैं वो या तो हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव है, ठीक है। एंड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर क्या हम जो भी कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, जो भी हम रिएक्शंस देखने वाले हैं, जिन रिएक्शंस के लिए हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं, वो सभी कंपाउंड्स अपने हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स हैं मतलब कि हाइड्रोकार्बन पर ही इफेक्ट अराइज होगा, वहीं पर लगेगा, ठीक। तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा पहले हम वो देख लेते हैं। तो जरा आप देखें, अगर कभी इस तरीके से सीन है, अब वही बच्ची फिर से चिल्ला रही है ना, जिनको पता है, जैसे 1 2 3 4 है ना, जैसे 5 मान लीजिए इस तरीके से कार्बन की चेन थी, ठीक है। एंड इसके साथ कोई एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई हाइड्रोकार्बन चेन। दिस इज अवर हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन की चेन मतलब कि हाइड्रोकार्बन ओपन चेन भी हो सकता है, ओपन वाला कंपाउंड भी हो सकता है ना, या फिर हम क्या बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। या फिर कोई साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, या फिर अपना साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। साइक्लिक में जैसे एरोमेटिक हो सकता है, है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। या फिर इसी हाइड्रोकार्बन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। सब क्या है बताता हूँ अभी, ठीक। तो मैंने बोला हमारे पास ना एक हाइड्रोकार्बन की चेन थी, अभी मैं जो एग्जांपल लिया हूँ वहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, देखिए ये पूरा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन की चेन हो, अभी हाइड्रोकार्बन डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, हो सकता है कि ओपन चेन वाला हो, साइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, एलिसाइक्लिक हो, है ना, इनमें से कोई भी कंपाउंड हो, ठीक। फिर जो अपने पास कार्बन है ना, इस कार्बन से अगर एक ऐसा एलिमेंट लगा हो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो, मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो, अपने इस कार्बन
है ना। एंड इस कार्बन से जो डायरेक्टली एटम लगा हुआ है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। तो जरा आप देखें, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपना X वाला एलिमेंट है, इफ़ X इज़ हैलोजन, अगर X हैलोजन हुआ, अगर मैं X को हैलोजन बोलूँ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा किसके बीच में, कार्बन एंड हैलोजन के बीच में, ठीक है। X क्या लगा है, कोई हैलोजन एटम लगा हुआ है, ठीक। तो इस केस में होता क्या है, जरा आप देखें, तो जब भी कार्बन और कार्बन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट लगा हो, कोई ऐसा एटम लगा हो जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो मुझे पता है कि जो हैलोजन्स होते हैं या फिर ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये बॉन्डेड शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। तो X क्या करेगा, X इस सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को खींचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तब अपने X पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और अपने इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो X ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया। इसको मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, ये चीज़। तो X ने इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, ठीक। तो C पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है तो ये अपने पड़ोसी वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अब यहाँ से खींच लिया इसने, ठीक। अगर मैं बोल दूँ इस पर पार्शियल 1 पॉजिटिव, तो इस कार्बन में पार्शियल 2 पॉजिटिव, ठीक। अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अपने पड़ोसी वाले से फिर से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो पार्शियली 3 पॉजिटिव, ऐसे फिर से खींच लिया, तो यहाँ पे आ गया पार्शियली 4 पॉजिटिव, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो पार्शियली 5 पॉजिटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी एक ऐसा सीन बना हो कि कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो और इस सिग्मा बॉन्ड से एक ऐसा एटम लगा हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम लगा हो जिसमें इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो X एटम क्या करेगा, CX बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखता है, तब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो X पे आ गया पार्शियल माइनस चार्ज, ठीक है, एंड अपने C पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये इफेक्ट दिखता जाएगा। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अपने पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर अपने पड़ोसी से खींचा, तो ऐसे पार्शियल 1 प्लस पार्शियल 2 प्लस पार्शियल 3 प्लस ये पार्शियल चार्ज इस तरीके से इंक्रीज करता जाएगा और कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं सर, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू, हम बोल सकते हैं आई इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू difference of electronegativity, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग इस तरीके से EN लिखते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तब अराइज होगा जब कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक। एंड इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, है ना। एंड इट इज़ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इस तरीके से। एंड इट ऑपरेट्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स ओनली सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, है ना, ये चीज़ अभी समझाता हूँ मैं और डिटेल से। सिग्मा बॉन्ड, है ना। इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, दिस इफेक्ट, इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट
इफेक्ट, है ना, इट डिक्रीजेस है ना एज इंक्रीजिंग डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको। ठीक, तो मैंने ये बोला, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसा सीन बना हुआ है जहाँ पर एक कार्बन एटम था एंड ये कार्बन एटम किसी सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, सिंगल बॉन्ड पे ऑपरेट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक लॉ है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं और ये अपना हाइड्रोकार्बन ओपन चेन भी हो सकता है, जैसा मैंने बोला एलिफेटिक हो सकता है। ठीक है, साइक्लिक, एरोमेटिक, इनमें से कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो मैंने देख लिया कि अगर मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप लगा हो ना और उस एल्काइल ग्रुप से एक ऐसा एटम लगा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो कार्बन के साथ। ठीक, तो एक ऐसा कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से एक एटम से लगा है। ठीक है, एंड अगर इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई उस कार्बन से तो फिर क्या होगा, ये अपना एटम हैलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना स्टार्ट करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना स्टार्ट करेगा, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट करेगा, इस पहले वाले कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल प्लस। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो पड़ोसी से खींचा तो पार्शियल 2, पड़ोसी से खींचा तो पार्शियल 3। ठीक है, ये इफेक्ट डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, एंड ये अपना इफेक्ट डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ कम होता है। कहने का मतलब सर ये है कि इसका मतलब कि सर पहले वाले कार्बन पे ना सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा। फर्स्ट वाले कार्बन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट लग रहा है, फिर सेकंड कार्बन पे, फिर थर्ड कार्बन पे, फिर इस तरीके से कम होता जा रहा है। ठीक, तो हम बोलते हैं जनरली 3 कार्बन के बाद ना ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब कि जनरली 3 कार्बन तक ही हम देखते हैं इफेक्ट, उसके बाद ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाया करता है। ठीक, एंड अपना आई इफेक्ट ओनली सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट होता है, सिंगल बॉन्ड पे ऑपरेट होता है। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आई इफेक्ट कम हो जाएगा। आई इफेक्ट मतलब खींचने वाली टेंडेंसी हैलोजन की कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट। इट मीन्स जो अपना आई इफेक्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो सर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होता जाएगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और एन इंडक्टिव इफेक्ट अपना परमानेंट इफेक्ट भी है। ठीक है, तो इस परमानेंट का मतलब ही ये है कि जब भी ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और उन 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये इफेक्ट बन के रहेगा। मतलब कि हमें अंडरस्टूड है कि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है एंड इस हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव है। हैलोजन में एग्जांपल लेके चला हूँ, कोई दूसरा एटम भी हो सकता है। ठीक है, तो बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लगा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप लगा है। ठीक, तो जैसा कि अभी मैंने बोल दिया कि हैलोजन लगा है, तो हैलोजन तो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हैलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल प्लस, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, कम हो कार्बन से, मतलब कि अब की बार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तब कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तब से पार्शियल माइनस आ जाएगा, है ना, समझ में आता है। तो इस कार्बन से सर 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप लग सकते हैं। एक तो ऐसे प्रकार के ग्रुप लगेंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पुल कर लेंगे कार्बन से, दूसरे कौन से टाइप के, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएंगे। तो इसके बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का सर? 2 टाइप का। ठीक, तब उसको हम पढ़ते हैं, है ना। अब कुछ बातें मैं और बता दूं इसमें। अपने एग्जाम में लिखने जाएगा तो मैं क्या सिंपल से बोल दूंगा, है ना, इट इज़ अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफेक्ट, है ना। पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, पार्शियली, ई मतलब पार्शियली, डेल मतलब पार्शियल, मतलब थोड़े से अमाउंट में, है ना, चार्ज। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सर, है ना, ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना,
पार्शियल चार्ज आर क्रिएटेड, पार्शियल चार्ज क्रिएटेड ऑन एटम। तो जब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तब हमारे पास एटम्स पे पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचिए आप, अब कोई मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास ये कंपाउंड था अपना, ये देखिए RX है, ये पूरा R है एल्काइल ग्रुप, ये X है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, है ना। इसका मतलब कि मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया था, मतलब कि ये कंपाउंड एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। एंड एल्काइल हैलाइड हम पढ़ेंगे 12th में जाके। इसका मतलब कि एल्काइल हैलाइड वाले कंपाउंड्स में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, जहाँ जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? यही इफेक्ट जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक, जिसकी वजह से एक एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो कम हो गई है, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, एंड पार्शियली बढ़ गई है, थोड़े से अमाउंट में बढ़ गई है। अब मान लीजिए कोई रिएजेंट आता है, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, कोई रिएजेंट आएगा तो इस एक्स को लेके भाग जाएगा, ठीक है, तब इस पर कम्प्लीटली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो बात अलग है इस तरीके से, है ना। तो हमने बोला कि सर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ना एटम्स पे चार्ज भी क्रिएट होता है ना, पार्शियल चार्ज क्रिएटेड। तो ये इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात, ड्यू टू डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से, है ना, प्रेजेंस होता है, एंड परमानेंट इफेक्ट है, ठीक, एंड सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब कि जैसे जैसे हम उस एटम से दूर जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा या फिर कम है, जैसे कि यहाँ पर X था, यही इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो इससे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इफेक्ट क्या हो जाएगा सर, ये कम होता जाएगा, ठीक है। हम बोलते हैं कि 3 कार्बन के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है ना। सो आफ्टर 3 कार्बन, आफ्टर थर्ड कार्बन this effect is negligible। तो ये थ्योरी बनाई गई इस तरीके से, है ना। तो सर मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट अराइज कहाँ पर होगा, ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से किसी ऐसे एटम के साथ लगा हो जिसके साथ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, यानी कि उन 2 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने एक एल्काइल हैलाइड वाला कंपाउंड ले लिया जहाँ पर R मेरे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है, जिससे कि X एक हैलोजन एटम लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो X क्या करेगा, CX बॉन्ड में जो बॉन्डेड शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पुल करना स्टार्ट करेगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, हैलोजन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, मतलब थोड़े से अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड जिससे खींचेगा यहाँ पर वो अपना कार्बन एटम है, इस वाले एटम पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब ये इफेक्ट कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा, है ना, ये इफेक्ट कॉन्टीन्यूस चलता रहता है। फिर ये अब सेकेंड कार्बन पे आएगा, ठीक है, मतलब कि सेकेंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद हम बोलते हैं कि नेग्लिजिबल हो जाया करता है, ठीक है। तो ये बात, सो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं बार बार ऐसे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, ये चीज़। एंड इट कंटिन्यूअस, दिस इफेक्ट इज कंटिन्यूअस, दिस इफेक्ट इज कॉन्टीन्यूअस, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन पे लगा तो दूसरे पे नहीं लगेगा, लगातार सभी कार्बन पे इफेक्ट लगता है, ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूअस है ये चीज़। सो दिस इफेक्ट इज कॉन्टीन्यूअस, बता दिया। एक बात और समझा देते हैं हम, जरा आप देखो जगह है तो। सर पहले जो कंपाउंड था ना, पहले कंपाउंड न्यूट्रल था, ठीक है। तो चार्ज से अच्छा है कि कंपाउंड न्यूट्रल हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है। जब आज तक मुझे नहीं पता था कि चार्ज सेपरेशन होता है, इस तरीके से चार्ज का क्रिएशन होता है, ये सब भूल जाओ। पहले कंपाउंड कैसा था, RX, यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड था। तो जब चार्ज सेपरेशन हो गया तब भी ये कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। इसका मतलब सर ये है कि जो यहाँ पे आप बता रहे हैं ना,
जो अपना ये पार्शियल पॉजिटिव जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जो अपना पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा पार्शियली 1 पॉजिटिव, पार्शियली 2 पॉजिटिव, पार्शियली 3 पॉजिटिव डॉट डॉट। ठीक है, ये चीज़ इट मीन्स जितना चार्ज यहाँ पे है ये चार्ज इक्वल होगा इन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के, तभी मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो पाएगा। ठीक, तो ये एक बात वैसे ही जानकारी के लिए बता दिया ये चीज़। तो बात समझ में आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपकी तसल्ली के लिए, मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब कि कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो हम, कोई भी कंपाउंड हो, कोई ऐसा सीन बन जाए कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो और एक ऐसा एटम लगा हो जिसके साथ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो ये अराइज हो जाएगा इफेक्ट। और ये 2 टाइप का होता है। मैंने बोला कि कार्बन से एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता हो, तो ये एक डिफरेंट टाइप का आई इफेक्ट होगा। या फिर ऐसा ग्रुप लग सकता है कार्बन के साथ जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता हो, तब वो डिफरेंट टाइप का आई इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास 2 आई इफेक्ट बनते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। तो हम बात करते हैं प्लस आई और माइनस आई पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, परमानेंट इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है। ठीक है, एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे लेकर एप्लीकेशंस आएंगे इसका कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होता है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूअस है, लगातार लगता है, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। ठीक, ये सारी बातें। चलिए, तो इतनी देर समझाने के बाद मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आती है ना। एक भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सब बता दिया। चलिए अब बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा। पहले अभी तो नोट करें।